हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का लेसन नंबर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लेसन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग 11th में अभी न्यू आए हो तो आपको हैबिट नहीं है, बिकॉज 10th के कंपैरेटिवली जो 11th क्लास है वो लिटिल बिट डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम भी है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बायोलॉजी के लिए आपको अलग से कोई बुक लेने की नेसेसिटी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी ही करते हो तो वही सफिशेंट है। इसलिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो सबसे पहला लेसन बहुत ही जनरल सा लेसन है, द लिविंग वर्ल्ड। आपने पहले पढ़ा होगा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जिसको आप आम शब्दों में कह सकते हो कि कोई भी चीज़ जो जिंदा है, जिसमें जान है, वो लिविंग कहलाती है, और कोई भी चीज़ जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, वो नॉन लिविंग कहलाती है। तो बायोलॉजी का मतलब होता है बायो मीन्स लिविंग, कि बायो में हम सिर्फ लिविंग चीज़ों की बात करते हैं, मतलब उन चीज़ों की बात करते हैं जो जीती जागती हैं, जिनमें जिंदा है जो। अब आपको कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है? ना व्हाट इज लिविंग आपको कैसे पता लगेगा? जैसे मैं आपके सामने एक पत्थर रख दूं और एक डॉग रख दूं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो पत्थर है वो नॉन लिविंग है, लेकिन जो डॉग है वो लिविंग है? इसके लिए क्या होता है, आप जनरल सा बोलोगे कि जो डॉग है वो सांस लेता है, वो खाना खा सकता है, वो भौंक सकता है, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है, और इसके अलावा वो मर जाता है, वो पैदा होता है, मतलब ये सारी चीजें जो उसको लिविंग बना रही हैं। तो हाँ, आप ठीक हो। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फीचर्स नहीं होते। वही फीचर्स हैं जिनके आधार पर हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। अब सबसे पहला फीचर इसमें आता है ग्रोथ का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप छोटे से कीड़े की बात करो, या आप किसी जानवर की बात करो, या आप इंसान की बात करो, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका साइज बढ़ता है, उसका मास बढ़ता है, मास आप आम शब्दों में कह सकते हो, उसका वजन बढ़ता है, और साथ ही साथ जो है उसका साइज बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि आपको उसके अंदर ग्रोथ होती हुई दिखेगी, बढ़ोतरी होते हुए दिखती है। अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, अब यहाँ पर भी एक नया शब्द आया जो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट हो सकता है आपको याद ना हो। मल्टी सेल्यूलर, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है वन, और सेल्यूलर का मतलब सेल। तो जिस ऑर्गेनिज्म का शरीर सिर्फ एक सेल यानी कि एक कोशिका का बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकी जीव यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि बहुकोशिकीय होता है, उसे मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। तो जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स में डिवीजन होती है। अब ये सेल डिवीजन का क्या मतलब है? एक सेल है, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, फिर 2 सेल से डिवाइड होकर 4 सेल बनेंगे, फिर वो 4 सेल आकर 8 सेल बनाएंगे। मतलब इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से जब सेल की डिवीजन होती रहती है, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी ग्रोथ होगी। अब प्लांट्स में आपने देखा होगा कि जो ग्रोथ है वो पूरी जिंदगी होती है। कोई भी पेड़ है, अगर आप उसकी जड़ों को खत्म नहीं करते, आप उसकी शाखा को काट रहे हो, ब्रांच को कट कर रहे हो, तो आप देखोगे कुछ दिनों में वो पेड़ फिर से खड़ा हो जाता है। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो ये ग्रोथ है ये एक उम्र तक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें, हमारे में जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो जनरली 18 साल तक होती है। 18 साल तक जो हमारी हाइट होनी है, जो हमारी बोन्स का साइज है, वो फिक्स हो चुका है। उसके बाद हमारे उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है हम मोटे हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, मीन्स चौड़ाई हमारी बढ़ सकती है, बट हमारी जो लंबाई है, ग्रोथ को जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ में हम बेसिकली बात करते हैं हाइट की। तो जो हमारी हाइट है वो 18 साल तक फिक्स हो चुकी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें भी सेल डिवीजन होती है, और उनमें भी सेल से ही आगे नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं।
इसके लिए क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप में इन विट्रो मतलब लैब के अंदर चेकिंग की जाती है। अब ग्रोथ हो रही है तो इट मीन्स रिप्रोडक्शन भी होगा। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म वृद्धि कर रहा है तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर पढ़ी वो ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें ग्रोथ जरूर होगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा सेकंड फीचर की। जो सेकंड फीचर आता है दैट इज रिप्रोडक्शन, जो भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी में जान है, कोई लिविंग है, तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। रिप्रोडक्शन मीन्स वो प्रोसेस जिसके द्वारा वो अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म और जंतु पैदा कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, चाहे वो फंजाई है मतलब फफूंद है, या वो प्लेनेरिया है जो कि फ्लैटवर्म है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो आपने, अगर आपको ध्यान हो तो आपने रिप्रोडक्शन वाला एक लेसन किया था 10वीं क्लास में, उसमें भी आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो कि चाहे कोई फंजाई है, एल्गी है, या कोई पौधा है, या कोई जानवर है, हर एक में अलग अलग मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे किसी में मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन, किसी में कायिक प्रवर्धन होता है, किसी में पुनर्जनन होता है, मीन्स बहुत सारे मेथड्स है जिसके द्वारा होता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज लिविंग होगी वो रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म बना सकती है। देन तीसरा फीचर आता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म को हम जनरली कह देते हैं कि हमारे अंदर होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, हमारा शरीर भी एक मशीन है और हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, नई नई चीजें बनती रहती हैं या कुछ चीजें टूटती रहती हैं, और इन चीजों को बनाने या तोड़ने का जो मेन मकसद है वो है हमारे शरीर को ऊर्जा देना, यानी कि एनर्जी देना। तो उन सारी क्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म को बेटा हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। अब अगर आप भूल जाओ कि कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। कैटाबॉलिज्म में देखो बेटा, जो पहला अक्षर है वो है सी, तो सी को आप याद रखो कॉम्प्लेक्स, और एनाबॉलिज्म में आपने इसका उल्टा कर देना है, मतलब एनाबॉलिज्म में आपको शब्द याद रखना है सिंपल। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब कोई चीज मुश्किल होती है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज मतलब कोई भी भारी भरकम सी चीज टूटकर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बना देती हैं, तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और इसी तरह से एनाबॉलिज्म इसका उल्टा, जब बहुत सारी सिंपल सी चीजें जुड़कर कोई बड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज बना दे तो दैट इज एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों क्रियाएं होती हैं, और ये क्रियाएं भी तभी हो पाएंगी जब कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा, लिविंग होगा। अगर वो नॉन लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके अंदर सेल्स भी जरूर पाए जाएंगे, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो दो सेल हो, लेकिन सेल जरूर होंगे। और अगर उसमें सेल है तो सेल के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि उसमें कोशिका द्रव्य होगा, मीन साइटोप्लाज्म होगा, केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो वो सारी चीजें भी उसमें डेफिनेटली मिलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है, अभी तक बेटा हमने कितने फीचर्स किए, सबसे पहला फीचर हमने किया था ग्रोथ, देन हमने किया रिप्रोडक्शन, फिर हमने किया मेटाबॉलिज्म, देन हमने फोर्थ किया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो फिफ्थ फीचर आता है जो लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, दैट इज कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब हमें ये पता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, मतलब हम जागरूक हैं, हम कॉन्शियस हैं। अब नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग चीज को फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास गर्मी है, सर्दी है, बारिश है। कोई पत्थर है, आप उसको चाहे बारिश में रख दो, चाहे गर्मी में रख दो, चाहे सर्दी में रख दो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वो बीमार होगा, ना ही उसको भूख लगेगी, ना ही वो पिघलेगा, कुछ नहीं होगा। बट अगर हम बात करें किसी जानवर की, जैसे मान लो आपके पास डॉग है और आप उसको गर्मी में बाहर बांध दो तो ऑब्वियसली वो बीमार हो जाएगा, ठंड में रखोगे तो भी बीमार हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस, कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को देखकर हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम उसके बारे में जागरूक है, हमें पता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर हमारे आसपास आग जल रही है तो हमें पता है कि हमें उस आग के अंदर हाथ नहीं देना। अगर हमारे आसपास पानी है तो हमें पता है कि ज्यादा पानी है तो हम बह सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज कॉन्शियसनेस, कि हमें पता है
कि हमें अपने आसपास की चीजों के साथ किस तरह से रहना है। तो ये कॉन्शियसनेस भी सिर्फ लिविंग चीजों में पाई जाती है। इसके अलावा और भी बेटा बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो सिर्फ आपको लिविंग चीजों में मिलेंगे, नॉन लिविंग चीजों में फीचर्स नहीं होते। इसके बाद बेटा बात आती है डाइवर्सिटी की। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी जिसके बारे में आप थोड़ा सा 9th में भी पढ़ चुके हो, अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, कि आप अपने आसपास कितनी ज्यादा वैरायटी देखते हो। क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपने आसपास सिर्फ एक ही तरह के जीव देखो? नहीं होता। आप अपने आसपास हर तरह के जीव देखते हो। आप कीड़े मकोड़े देखते हो। अभी जो हमारे आसपास कोरोना वायरस चल रहा है, वायरस वो भी एक लिविंग चीज है। पूरी तरह से आप उसको लिविंग नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि वो लिविंग में आके एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा आप अपने आसपास मिट्टी देखते हो। मिट्टी में भी आपको छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े, अर्थवर्म दिख जाएंगे। आप हवा में जाओगे, आपको मच्छर, मक्खी, मतलब आपको अनगिनत चीजें अपने आसपास दिखती हैं। तो ये अनगिनत चीजें हमें क्या बता रही हैं कि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी छुपी हुई है। तो ये डाइवर्सिटी जो है उसको देखना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना ही जो है ह्यूमन बींग्स को इन सबसे अलग बनाता है। क्योंकि बाकी के जो एनिमल्स हैं उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या चीज है क्या चीज नहीं है, बट जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, उसको अपने आसपास की चीजों से फर्क पड़ता है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम इसका एक आइडिया लगाएं तो हमारे आसपास लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन के करीब जो है स्पीशीज अवेलेबल हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जानवर भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि हमारी धरती पर कितने तरह के और कितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। और अब जनरली क्या किया जाता है, अब हमारे आसपास जब इतने सारे तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे तो इन सारे जीव जंतुओं को एक साथ स्टडी करना तो हो जाएगा मुश्किल। तो क्या किया गया है, सभी ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में चले जाओ, आपको उस नाम से अगर आप पता लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। जो शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मनुष्य है, मनुष्य को हमने एक नाम दे दिया होमो सेपियंस। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप इंडिया में हो, हर जगह मनुष्य को इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्याज है। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों दिया गया था? क्योंकि अगर आप अलग अलग देशों में जाओगे और एक ही चीज के अलग अलग नाम होंगे तो उस चीज को पहचानना या मानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही नाम होगा तो कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सकता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए नोमेनक्लेचर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जिसे ICBN कहते हैं, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिसे ICZN कहते हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये काम किया था। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये 2 नाम से बना होता है। इसमें जो पहला नाम है वो जेनरिक होता है, जो दूसरा नाम है वो स्पेसिफिक होता है। अभी इस लेसन में बेटा मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम जब किसी चीज का नाम लिखते हैं या किसी चीज की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं। और इस टेक्निक को मैंने अभी आपको बताया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। जो आप 9th में पढ़ के आ रहे हो वही चीज थोड़ी सी है, तो इसको मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे जो मैंगीफेरा है ये इसका जेनरिक नेम है और जो इंडिका है वो इसकी स्पीशीज नेम है। और नोमेनक्लेचर के लिए, नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि जो नोमेनक्लेचर है वो हमेशा लैटिन भाषा में होता है और इसको इटैलिक में लिखा जाता है। अब क्योंकि हम लोगों को इटैलिक लिखनी नहीं आती तो हम जनरली अंडरलाइन कर देते हैं। जब हम इस चीज को लिखते हैं तो हम इन दोनों के नीचे अलग से लाइन लगा देंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था होमो सेपियंस, तो आप होमो के नीचे अलग से लाइन लगाओगे, सेपियन के नीचे अलग लाइन लगाओगे।
होमो यानी कि जो जेनरिक है, जेनरिक का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। स्पीशीज के सारे ही लेटर स्मॉल होते हैं और जो पहला नाम है वो हमेशा जेनरिक यानी कि जीनस का लिखा जाता है और जो सेकंड नाम है वो स्पीशीज का लिखा जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। और कुछ आपका जो बेटा आज का होमवर्क रहेगा वो ये है कि मैं आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रही हूँ, आपने इंटरनेट की हेल्प से उनके बायोलॉजिकल नेम ढूंढ के मुझे बताने हैं।